आज का टॉपिक है एसडीजी एंड ईएसजी, जिसमें हम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो है वो होता क्या है? तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का डेफिनेशन है कि ये एक प्रैक्टिस है रिपोर्ट करने का पब्लिकली ऑन व्हाट इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। बिजनेस जो है अपने एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट और क्या कंट्रीब्यूशन है, बिजनेस अपने एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट और क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बताती है। किसको? पब्लिकली रिपोर्ट करती है कि मेरे एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट और क्या कंट्रीब्यूशन है, किसके ऊपर? इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड सोशल के ऊपर, इन तीनों के ऊपर। ईईएस बोलेंगे दोस्तों इसको, कि ईईएस के ऊपर में क्या इम्पैक्ट है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक एन कंपनी है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है। इसके पास एक बस है और इसी के पास 10 ई रिक्शा है। जब ये बस का यूज करती है अपने बिजनेस के लिए तो इससे एयर पॉल्यूशन होता है, लेकिन जब ये टोटो का यूज़ करती है तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज का सेविंग हो जाता है, क्योंकि टोटो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये बैटरी से चलता है, इसीलिए इससे जो है इसका नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करती है। तो इस एन कंपनी जो है उसका दो प्रभाव है, इसका दो इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तभी ये एन कंपनी रिपोर्ट करेगी कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में ये बताएगी कि उसके बिजनेस का क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट तो हो रहा है कि इस बस के थ्रू जब वो यूज़ कर रहा है बिजनेस में तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और दूसरा कंट्रीब्यूशन ये कि जब ये 10 ई रिक्शा का यूज़ कर रहा है फ्यूचर के नीड्स को ध्यान में रखते हुए, आज की ज़रूरत को तो पूरा कर ही रहा है, लेकिन कैसे पूरा कर रहा है? फ्यूचर के नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सपोज दैट पेट्रोल तो लिमिटेड है, अगर हम ही लोग आज के जनरेशन में जितने लोग हैं मिल के सभी पेट्रोल को कंज्यूम कर लें व्हीकल, गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, तो सोचिए आने वाले जनरेशन कैसे चलाएंगे गाड़ी। तो वो लोग को या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करना पड़ेगा और नहीं तो साइकिल चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना, फ्यूचर के ज़रूरतों को, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है हमें, लंबे समय तक लंबे सस्टेनेबल मतलब क्या? जो लंबे समय तक टिका रहे। तो आज की ज़रूरतों को पूरा करना फ्यूचर के नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यही है इसका डेफिनेशन कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो है ये प्रैक्टिस है ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन इकोनॉमिक, एनवायरनमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट और क्या कंट्रीब्यूशन है। अब ये बात कि इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन जो एंटिटी बताएगा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में, वो दोनों ही बताएगा, क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन है और क्या नेगेटिव है, दोनों ही बताएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट के नीड्स को ध्यान में रखते, प्रेजेंट के नीड को फुलफिल करना है, फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो ये यहाँ पर हम अभी जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाएं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका हो जा रहा है बिजनेस का, कि वो जो ई रिक्शा को यूज़ कर रहा है उसे नेचुरल रिसोर्सेज का सेविंग हो रहा है, पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल की बचत हो रही है। लेकिन सेम टाइम में जब बस का यूज़ कर रहा है तो पेट्रोल डीजल तो लग ही रहा है, खैर वो तो ज़रूरी है, लेकिन जो धुआं निकल रहा है उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट है। तो एन कंपनी क्या करेगी? पब्लिकली रिपोर्ट करेगी ऑन कि क्या इम्पैक्ट और क्या कंट्रीब्यूशन है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन व्हाट, ऑन इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड सोशल, आर्थिक, पर्यावरण और समाज के ऊपर उसके बिजनेस के एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट और क्या कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी प्रोवाइड करती है अबाउट इट्स परफॉर्मेंस टू आउटसाइड वर्ल्ड ऑन रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करती है। किसको? आउटसाइड वर्ल्ड को, अपने परफॉर्मेंस के बारे में। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म है, किस चीज़ का? मेजर करने का और डिस्क्लोज करने का सस्टेनेबिलिटी डेटा को विथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड मैनेजमेंट डिस्क्लोजर। ये सब जो है एमसीक्यू के पॉइंट से आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में ये लाइन दे दे कि कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म ऑफ मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग सस्टेनेबिलिटी डेटा, यहाँ तक ये दे दे और इसको लिख दे कि इसे क्या कहते हैं, और ऑप्शन ए बी ऐसे करके दिए दे, यहाँ पे लिखा रहेगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि इस यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म जो है ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको गो थ्रू करते हुए चलेगा। वैसे जो आपका डेफिनेशन बनता है वो तो यहाँ से यहाँ तक का है।
Sustainability reporting is a practice of reporting publicly on economic, environmental and social impacts and its contribution, positive और negative, towards sustainable development। बस ये याद रखिएगा कि ये सब जो है MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म ऑफ मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग सस्टेनेबिलिटी डेटा भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में ही आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट किसका? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का। तो इसका 3 एक्सपेक्टेड बेनिफिट है। एक है आपका लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है, ये एंटिटी को हेल्प करता है लॉन्ग फोकस करने में, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करता है क्योंकि एड्रेस करता है ESG इशू। ESG आपका स्टैंड है दोस्तों एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये एंटिटी को हेल्प करता है फोकस करने पे, लॉन्ग टर्म वैल्यू को क्रिएट करने में, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। आजकल इन्वेस्टर्स उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लंबे समय तक टिका रहे, और लंबे समय तक वही टिका रहेगा दोस्तों जो सस्टेनेबल, जो ESG। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लंबे समय तक टिकने के लिए, उनमें से एक है कि हमें ESG इश्यूज को कंसीडर करना है और इसको रेस्पॉन्स भी करना है। हमें कोई भी ऐसा काम करना है या फिर बिजनेस का जो एक्टिविटी हो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो इको फ्रेंडली हो। और एक इसका इम्पॉर्टेंस है दोस्तों कि अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर पाए। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है? तो 3 एक्सपेक्टेड बेनिफिट है। एक तो है कि स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को, एंटिटी को हेल्प करता है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने में, इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में। अब आगे बढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ SD क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ SD यानी यहाँ पर SD यानी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम कब किसके आगे रखाया था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट SD। कॉन्सेप्ट ऑफ SD का जब भी आएगा MCQ तो ध्यान रखिएगा कि इसका इसका नाम रखाया है ब्रंटलैंड रिपोर्ट के आगे। ये आपको MCQ में हो सकता है कि पूछ ले 2 मार्क्स का कि कॉन्सेप्ट ऑफ SD इज नेम्ड आफ्टर डैश, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ SD, आप भी मेरे साथ बोलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ SD किसके नाम के आगे रखा है? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के आगे रखा है। अब बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, यही है ESG। इसी के इश्यूज को हम लोग को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है सितंबर 25 में, अब लेस चांसेस है जनवरी में आने के लिए। जनवरी में ये नहीं आएगा मगर गो थ्रू करके जाइएगा। MCQ भी हमको नहीं लगता कि यहाँ से बनेगा, फिर भी गो थ्रू करिएगा आगे के अटेम्प्ट के लिए। एनवायरनमेंट का एलिमेंट्स क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पॉल्यूशन, वेस्ट, एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी। सोशल में क्या क्या आ जाता है? ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्ट का क्या लायबिलिटी। और एक बात, सोशल जहाँ भी दिखे ध्यान रखिएगा कि ये रिलेशनशिप के बारे में जरूर बात करेगा। सोशलिज्म, सामाजिकता के बारे, सामाजिकता में क्या होता है कि रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, मेरे बिजनेस का, याद रखिएगा। और गवर्नेंस जो है वो इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है। हमारे बिजनेस का इंटरनल प्रैक्टिस जो है वो कैसा है, क्या कंट्रोल है, क्या सिस्टम है, क्या पॉलिसीज है, ये बात करता है, ये गवर्नेंस में आ जाता है। गवर्नेंस मतलब कि हमारे बिजनेस का इंटरनल सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कंट्रोल सिस्टम कैसा है। तो ये जो है ESG रिपोर्ट जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि ये MCQ में पूछ दे, ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। ESG रिपोर्टिंग जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि SD गोल्स क्या है। SD गोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? SD गोल्स का कॉन्सेप्ट जो है UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने दिया था। SD गोल्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने दिया था। अब आते हैं कि SD गोल्स कितने हैं। तो SD गोल्स आपका 17 है। ये MCQ में पूछ सकता है कि SD गोल्स 17 SD गोल्स हैं। अब क्या है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, MCQ में पूछ सकता है। हो सकता है इसमें से कोई 3 ऑप्शन दे दे
या फिर 2 ऑप्शन दे दे और 2 गलत हो, या ये 3 ऑप्शन सही हो, 1 गलत हो, और नीचे में चुनने दे दे कि ए बी सी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, डी सी, ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन बना के दे सकता है। तो एकदम ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आईसीएआई कुछ भी पूछ सकता है। तो एचडी गोल्स में आता है नो पॉवर्टी, रिड्यूस करो, असमानता को कम करो, भूखमरी हटाओ, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटी हो, अच्छा स्वस्थ गुड हेल्थ हो, वेलबींग हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो, क्वालिटी एजुकेशन जो है क्वालिटी वाला मिले, क्लाइमेट एक्शन, जेंडर इक्वालिटी हो, लाइफ बिलो वाटर, स्वच्छ पानी, धरती पे जीवन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, पीस शांति हो, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पार्टनरशिप फॉर गोल इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको सिर्फ आप लोग यहाँ से यहाँ तक जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम में इससे बनेगा तो एमसीक्यू ही बनेगा, एक यहाँ से यहाँ तक के बीच में बन सकता है, और एक ये वाला कि एचडी गोल्स को किसने इसकी कॉन्सेप्ट को किसने लाया था, तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का। ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग है किसके लिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, देख आप स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग किसके लिए है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग किसके लिए मैंडेटरी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए, लार्ज कंपनी के लिए, एमएनसी कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए और लिस्टेड कंपनी के लिए। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग किसके लिए मैंडेटरी है, पब्लिक सेक्टर, लार्ज कंपनी, एमएनसी, लिस्टेड कंपनी। अब बात करते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है। तो ग्लोबल ये 3 ट्रेंड्स है ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में। एक होता है जीआरआई ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, दूसरा है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट और तीसरा है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इसको शॉर्ट में जीआरआई बोल रहे हैं दोस्तों। जीआरआई किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये ईईएस के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड सोशल, जो हम लोग अभी पहले पढ़े सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में हम लोग क्या रिपोर्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करता है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वाटर फॉरेस्ट और सप्लाई चेन के बारे में बात करता है। और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है ये 6 कैपिटल के बारे में बात करता है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक बात दोस्तों कि जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है वो वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो वॉलंटरी है, किसके लिए, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के लिए। अब बात करते हैं ये जीआरआई जो है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क इन वर्ल्ड है। जीआरआई जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं लोग। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट 250 कंपनी में से 93% जो है वो जीआरआई में ही सस्टेनेबल रिपोर्टिंग को रिपोर्ट करती है। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, जीआरआई जो है वो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट 250 कंपनी में से 93% कंपनी जो है जीआरआई के थ्रू सस्टेनेबल रिपोर्टिंग को करती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 6 कैपिटल्स क्या हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 6 कैपिटल, इसका एक आपको मैं बता देती हूँ मेमोरी टेक्निक। 6 कैपिटल का हाई फाई सनम। H फॉर आपका हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल, I फॉर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल कैपिटल, FI फॉर हो जाएगा आपका फिनांशियल कैपिटल, S फॉर हो जाएगा सोशल, N फॉर हो जाएगा नेचर और M फॉर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ये मेमोरी टेक्निक है दोस्तों, याद रखिएगा कि क्या मेमोरी टेक्निक है। फिर से यहाँ पे लिखती हूँ क्लीन करके कि 6 कैपिटल का मेमोरी टेक्निक है कि एक मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड है जिसको बॉयफ्रेंड बुला रहा है सनम, प्यार से उसको सनम बुला रहा है, SNM इस फॉर सनम। और ये जो सनम जो है ये बहुत ही हाई फाई है, सनम जो है बहुत ही हाई फाई है। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सनम बुला रहा है और ये सनम जो है बहुत ही हाई फाई है, ये सनम बहुत ही हाई फाई है। ठीक,
ये मेमोरी टेक्निक बहुत इजीली आप लोग को याद हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इस फिनेंशियल कैपिटल के बारे में। फिनेंशियल कैपिटल वही कैपिटल होता है जो हम लोग जनरेट करते हैं, डेब्ट हो जो उधार पे लिए हो, या फिर इक्विटी हो, या कहीं से ग्रांट मिला हो, या बिजनेस का इंटरनल ऑपरेशन या इन्वेस्टमेंट के थ्रू जनरेट किया हो। ये एक पूल ऑफ फंड्स होता है जिससे हम लोग अपना बिजनेस में प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, बिक्री करते हैं। ये होता है फिनेंशियल कैपिटल। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल जो होता है वो ह्यूमन क्रिएटेड, इसको इंसान बनाता है। कौन बनाता है? इंसान बनाता है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल जो है इंसान बनाता है, और वो किस चीज़ में काम आता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। इसको बनाता है एज अ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड टूल्स। अब बात करते हैं नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मतलब नेचर से रिसोर्सेज लेके हम लोग प्रोडक्शन में इनपुट देते हैं, जैसे कि वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ह्यूमन कैपिटल में आपका आ जाता है कि जो भी मेरे पास एम्प्लॉई हैं, बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही ह्यूमन कैपिटल होते हैं। यहाँ पे ये इंक्लूड करता है लोगों का स्किल्स, एक्सपीरियंस, कैपेसिटी एंड मोटिवेशन, कि वो कुछ नया कर पाए, टू इनोवेट, कुछ नवीनीकरण कर पाए बिजनेस में। ये इंक्लूड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस फ्रेमवर्क और एथिकल वैल्यू के साथ जो एम्प्लॉयज़ है, ये लोग जो है अलाइनमेंट करें, उसके साथ साथ चले। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल प्रैक्टिस है उसके साथ चले। इस पीपल के पास में एबिलिटी हो क्या करने का, अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करने का ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी को। और ये जो पीपल जो है वो लॉयल हो और मोटिवेटेड हो, लॉयल हो और मोटिवेटेड हो। अब बात करते हैं सोशल कैपिटल के बारे में दोस्तों। ये सोशल कैपिटल में क्या आता है? तो जहाँ भी सोशल वर्ड दिखे, पहले भी बोल चुकी, अभी भी बोल रही हूँ, सोशल वर्ड मतलब रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, अदर नेटवर्क, सभी के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है दोस्तों? ये इंक्लूड करता है कॉमन वैल्यूज एंड बिहेवियर को, क्या की रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी है, और ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या सोशल लाइसेंस है ऑपरेट करने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल का की एलिमेंट्स है फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, फ्यूचर में अर्निंग करने के लिए क्या पोटेंशियल है, कितना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन क्या कुछ नया ला रहे हैं, यही सब ये इंक्लूड करता है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, 6 कैपिटल मेमोरी टेक्निक के थ्रू, कि हमारा जो मेमोरी टेक्निक है यहाँ पर इसको याद करने का वो है कि एक गर्लफ्रेंड है जिसको बॉयफ्रेंड प्यार से बुलाता है सनम, और सनम जो है बहुत ही हाई फाई है। हाई, H इज़ फॉर ह्यूमन कैपिटल, I इज़ फॉर इंटेलेक्चुअल, FI फॉर फिनेंशियल कैपिटल, S फॉर सोशल, नेचुरल, N फॉर नेचुरल, M फॉर मैन्युफैक्चर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। ये MCQ में आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि यूके का जो ESG डिस्क्लोजर है, यूके का जो ESG डिस्क्लोजर है एनुअल रिपोर्टिंग के लिए किस पे अप्लाई होता है? तो ये अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनी पे, या फिर यूके का ESG डिस्क्लोजर लिस्टेड कंपनी पे लगता है, या फिर ऐसे कंपनी पे लगता है जिसका टर्नओवर एक्सीड करता हो €500 मिलियन, या फिर कंपनी जिसके पास 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो। याद रखिएगा एग्जैक्टली 500 मिलियन या फिर 500 एम्प्लॉय नहीं है, इससे ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि BRSR रिपोर्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। BRSR रिपोर्टिंग इस चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है 9 प्रिंसिपल में से। देखिए अब क्या पूछता है ICAI जनवरी में। तो BRSR रिपोर्टिंग जो है वो एप्लीकेबल है किसके ऊपर? एप्लीकेबल है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के ऊपर। बाय व्हाट? बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। एग्जाम में आपको MCQ के थ्रू पूछ सकता है, ये MCQ में ऑलरेडी दिया हुआ है कि BRSR इज एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी बाय, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल, बाय टर्नओवर, कुछ भी यहाँ ऑप्शन दे देगा। याद रखिएगा आपका आंसर जो होगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। यहाँ पर जो है BRSR में जो है 3 सेक्शन होते हैं रिपोर्टिंग के लिए। BRSR में 3 सेक्शन है रिपोर्टिंग के लिए। एक होता है जनरल डिस्क्लोजर, हम लोग यहाँ पर जनरल डिस्क्लोजर देते हैं। फिर से
बीआरएसआर में थ्री सेक्शन, एक जनरल डिस्क्लोजर, यहाँ पर हम लोग डिटेल्स देते हैं लिस्टेड कंपनी का, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, लिस्टेड कंपनी का कितने होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी है उसका डिस्क्लोजर देते हैं। एक मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर होता है, यहाँ पर गवर्नेंस एंड लीडरशिप के बारे में डिस्क्लोजर दिया जाता है। गवर्नेंस जो वही अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इंटरनल सिस्टम प्रैक्टिसेस की बात करता है, इन बिजनेस का इंटरनल सिस्टम कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, लीडरशिप कैसा है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। यहाँ पर दो कैटेगरी की डिस्क्लोजर है, एक है इसेंशियल जो कि बहुत ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसेंशियल यानी इसेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि ज़रूर से ज़रूर मैंडेटरी डिस्क्लोज करना है। और एक होता है लीडरशिप इंडिकेटर जो कि ऑप्शनल, यहाँ पर डिस्क्लोजर करना हमारे विल के ऊपर है, अगर हमें लग रहा है तो करो वरना मत करो, ये ऑप्शनल डिस्क्लोजर है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि जो डिस्क्लोजर है वो इसेंशियल इंडिकेटर में आता है या फिर लीडरशिप में आता है? तो इसके लिए ये जिस काम को करने में कम एफर्ट लगता है उसको ज़रूर से डिस्क्लोज करो, जिस काम को करने में लेस एफर्ट लगता है वो इसेंशियल इंडिकेटर में आता है, और जिस काम को करने में मोर एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट लगता है वो लीडरशिप इंडिकेटर में आता है। मान लीजिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो वो बहुत ही आसानी से हम पेमेंट करके मेंबरशिप को ले सकते हैं, तो इस काम को करने में लेस एफर्ट लग रहा है तो इसका डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी होगा, इसेंशियल होगा। अब वही अगर हम इनपुट्स दे रहे हैं, मीटिंग में कोई इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई डेटा रेडी कर रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत लगता है ये सब काम करने में, तो ये लीडरशिप इंडिकेटर में आता है जिसका डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। हाँ, अब बात करते हैं कि क्या मेथड है बीआरएसआर पे अश्योरेंस प्रोवाइड करने का। तो बीआरएसआर पे अश्योरेंस प्रोवाइड करने, ये आपका एक आ चुका है सितंबर 25 के अटेम्प्ट में एमसीक्यू में। अब इसको बस गो थ्रू कर लीजिएगा, इससे ना एमसीक्यू आएगा ना डिस्क्रिप्टिव आएगा, फिर भी गो थ्रू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम रीडर है उनको तो सब समझना होगा। तो बीआरएसआर में अश्योरेंस प्रोवाइड करने के ये आपका 6 मेथड है। एक है, सबसे पहले हम लोग बैठे बैठे प्रिलिमिनरी रिव्यू करेंगे। किस चीज़ का रिव्यू करेंगे? ईएसजी रिपोर्ट का बैठे बैठे रिव्यू कर लिए, फिर उसके बाद जाएंगे ऑन साइट पे जाके असेसमेंट करेंगे, फिर जो भी हमें मिलेगा, जो भी फाइंडिंग्स मिलेगा ऑन साइट असेसमेंट का उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद रेस्पॉन्सेस और क्लैरिफिकेशन जो मिला हमारे इस फाइंडिंग्स के ऊपर उसको रिव्यू करेंगे, फिर रिपोर्ट बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट और वेरिफिकेशन रिपोर्ट, और इशू कर देंगे असेसमेंट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको गो थ्रू करते हुए चलिएगा। अब आते हैं अश्योरेंस इन बीआरएसआर, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अश्योरेंस इन बीआरएसआर 2 अश्योरेंस है, एक है SSAE 3000 जो कि एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, और एक है SSAE 3410 जो कि ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट के बारे में बात कर सकता है। ये एमसीक्यू के लिए है। 3410 इज इक्वल टू ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट एंगेजमेंट और 3000 सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट। अब इंटेंडेड यूजर्स कौन है? 3000 के इंटेंडेड यूजर्स है, एक जो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एक एंटिटी जो इंगेज करती है प्रोफेशनल ऑडिटर को, और दूसरा जो है रेगुलेटर, इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स जो कि यूज़ करते हैं हमारे रिपोर्ट को। इंटेंडेड यूजर्स, अश्योरेंस प्रोवाइडर, एंटिटीज जो इंगेज करती है प्रोफेशनल ऑडिटर को, और तीसरे जो है यूजर्स, रेगुलेटर, इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का रोल क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका आ चुका है नवंबर 24 के अटेम्प्ट में। इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी बस गो थ्रू करते हुए चलिएगा, इसको आपको याद नहीं करना। तो गो थ्रू करेंगे कैसे? हाँ, ऑडिटर का क्या रोल है जब वो कंसीडर करेगा क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग AC 200 का बात करेंगे। ऐसे को मेंशन नहीं करना है, आपको इजी हो जाए, कनेक्ट कर पाए, इसीलिए बता रही हूँ कि रोल ऑफ ऑडिटर का पहला रोल है कि ऑब्टेन करे रीजनेबल अश्योरेंस को कि क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से ड्यू टू फ्रॉड और एरर। उसके बाद 315, ऐसे 315 में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते थे एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट का। तो यहाँ पर हम लोग एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कंसीडर करेंगे क्लाइमेट रिस्क को और कैसे वो रेलिवेंट है ऑडिट के लिए, क्योंकि हमको तो बस उसी चीज़ से मतलब है ना कि जो हमारे ऑडिट के लिए इम्पॉर्टेंट हो। अब क्लाइमेट रिस्क आप बोलेंगे कि ऑडिट के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं कैसे इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि हमारे कंपनी के ऊपर कोई एनवायरनमेंट का लॉ एंड रेगुलेशन लगता है जिसमें बोला गया है कि आप 1000 किलोग्राम ही वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन
आपने क्या किया, आप एक कंपनी है, एक कंपनी है जो वेस्ट, जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का रेगुलेशन बोलता है कि आप वेस्ट 1000 किलोग्राम तक ही जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने कितना वेस्ट को जनरेट किया है, 1500 किलोग्राम। अब आपके ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज लगेगा। तो इस फाइन्स एंड पेनल्टीज का हमारे ऑडिट पे तो इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से हमें क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कंसीडर करना है, क्योंकि ये ऑडिट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो बताए कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे एड्रेस किया गया है ऑडिट में। और जो ऑडिटर जो है वो ऑडिटर में फेस इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर ट्रांसपेरेंसी। ऑडिटर जो है फेस कर रहा है प्रेशर को कि ट्रांसपेरेंसी हो ऑडिट रिपोर्ट में, फॉर व्हाट, क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स। अब ऑडिटर जो है ये ऐसे 720 यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, ऐसे 720 के अकॉर्डिंग रीड करेगा अदर इंफॉर्मेशन को कंसिस्टेंसी देखने के लिए। फिर आपका उसके बाद जो है ऑडिटर की ऑडिट मैटर अगर ज़रूरी लग रहा है उसको बताना, कोई ऐसा मैटर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंस है इन ऑडिट, तो कैम सेक्शन डालेगा। अगर ऑडिटर को लगता है इंक्लूड करना EOM पैरा तो वो इंक्लूड करेगा। और ये एक लास्ट लाइन की ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या एंटिटी ने, हम लोग तो जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है SR जो है वो तो एंटिटी प्रिपेयर करती है। हमारा काम क्या है, BRSR पे इस रिपोर्ट पे अश्योरेंस देना, हमारा काम है कि हम इस पे अश्योरेंस दें, ठीक। तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या एंटिटी ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है रेलिवेंट क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या एंटिटी ने उन सभी बातों को डिस्क्लोज किया है जो कि ज़रूरी है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, वो डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग है या नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR। वेरी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है इस चैप्टर का, 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR, जिसमें से मैं आपको बता दूंगी एक वो प्रिंसिपल जो कि आपका इस बार जनवरी 2026 में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका मई के अटेम्प्ट में आ चुका है। जो फर्स्ट टाइम रीडर है उनको समझने के लिए ज़रूरी है, हो सकता है आगे के अटेम्प्ट में उससे पूछ ले। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आगे ना आए, मगर हाँ इतना श्योर है जनवरी में तो नहीं आएगा। 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR क्या है, 2 एनवायरनमेंट के ऊपर है, 3 सोशल के ऊपर बात करता है और 4 गवर्नेंस के ऊपर बात करता है। मैं आगे बताऊंगी कि इस 9 प्रिंसिपल का मेमोरी टेक्निक आगे बताऊंगी। सबसे पहले इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। ये सभी प्रिंसिपल जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल बात करता है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करता है, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करता है। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि बिजनेस का जो डिसीजन है वो ओपन हो, किस लिए, डिस्क्लोजर के लिए, किसको, इंटरेस्टेड पार्टी को। मान लीजिए बिजनेस में हमारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो हमारे बिजनेस के जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हो उसको एक्सेस कर पाए। इंटरेस्टेड पार्टी फॉर एन एग्जांपल शेयर होल्डर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स हो गया, और भी जो भी सप्लायर्स वगैरह। तो हमारा बिजनेस का डिसीजन ओपन टू डिस्क्लोजर हो एंड एक्सेसिबल हो इंटरेस्टेड पार्टी को। अब कोर एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले हम लोग को डेवलप करना है पॉलिसी और इंश्योर करना है कि एथिक्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। उसके बाद इस पॉलिसी को अवेलेबल करेंगे स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी बना लिए हैं उसके बाद बताएंगे स्टेक होल्डर्स को। फिर जो भी एंटिटीज़ हमारे वैल्यू चेन में है उनको इनकरेज करेंगे अडॉप्ट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को। और अगर कोई इस 9 प्रिंसिपल, ये जो 9 प्रिंसिपल है BRSR का फुल फॉर्म हो गया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। यहाँ पे हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये रहा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, ये BRSR का फुल फॉर्म बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अभी हम लोग पूरा इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म BRSR यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ, अब हम यहाँ पर क्या किए, अगर हमारा
कोई भी 9 प्रिंसिपल में से वायोलेशन हो रहा है, किसी के भी कोर एलिमेंट का वायोलेशन हो रहा है, तो हमको प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है, आउटसाइड एंटिटी को बताना है। और यदि कोई एडवर्स इफेक्ट है, हमारे बिजनेस के डिसीजन का कोई एडवर्स इफेक्ट है, बिजनेस के एक्टिविटी का कोई एडवर्स इफेक्ट है, तो उसको हमें डिस्क्लोज करना है। फिर से पढ़ते हैं, पॉलिसी बनाओ, फिर स्टेक होल्डर्स को बताओ, जो भी एंटिटीज़ हमारे वैल्यू चेन में है उसे इनकरेज करो कि वो अडॉप्ट करें इन प्रिंसिपल्स को, प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करो। अगर किसी 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR में से किसी का भी वायोलेशन हो जाता है तो आउटसाइड एंटिटी को प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करो, एडवर्स इफेक्ट को डिस्क्लोज करो, प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करो आउटसाइड एंटिटी को और एडवर्स इफेक्ट को डिस्क्लोज करो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल के बारे में। हम लोग यहाँ पर इस प्रिंसिपल का नाम है सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो एंटिटी जो है गुड्स एंड एंटिटी का जो गुड्स सर्विसेज और ऑपरेशन जो है वो रिजल्ट करता हो बेटर लाइफ फॉर कंज्यूमर्स एंड यूजर्स, के लिए बेटर लाइफ दे। इसमें इसके कोर एलिमेंट्स है कि हमें रिड्यूस करना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हम पहले भी आपको एग्जांपल के थ्रू बता चुके हैं। मान लीजिए पेट्रोल लिमिटेड है, सभी पेट्रोल को आज के डेट में जितने लोग हैं अगर कंज्यूम कर लें व्हीकल चलाते वक्त, तो आने वाले जनरेशन को पूरा शिफ्ट होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे या फिर साइकिल चलाना पड़ेगा, कोई ऐसा चीज़ जिसमें कि पेट्रोल और डीजल का यूज़ ना होता। तो हमें रिड्यूस करना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज को बाय अप्लाइंग मेथड ऑफ RRR, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो भी रेड इंक से इसमें प्रिंटेड है उसको आप लोगों को एकदम अच्छे से लिख कर आना है, कीवर्ड्स और की लाइन है, यही देखकर ऐसे आपको मार्क्स देगा। रिड्यूस करना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज को बाय अडॉप्टिंग RRR, एडुकेट और अवेयर करना है किसको, कंज्यूमर और क्लाइंट्स को अबाउट देयर राइट्स। एंटिटी को एडुकेट और अवेयर करना है कंज्यूमर और क्लाइंट्स को कि उनका राइट्स क्या है। और जब प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें मिनिमम रिसोर्सेज जितना लग रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके, बट टू अ गिवन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मेक इट सस्टेनेबल, ऐसा भी नहीं कि इतना रिसोर्सेज का कम यूज कर दे कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो बेकार बन जाए। तो मेक इट सस्टेनेबल, इस तरह से मिनिमाइज करना है कि वो सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चले। तो सेफ एंड सस्टेनेबल में सबसे पहले रिड्यूस करेंगे रिसोर्सेज के यूज को, एडुकेट करेंगे और अवेयर करेंगे कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में, और प्रोडक्ट को डिज़ाइन इस तरह से करेंगे कि मिनिमम रिसोर्सेज का यूज हो टू मेक इट सस्टेनेबल। हाँ, अब बात करते हैं, इस बार मुझे लग रहा है कि आपको इस यहाँ से क्वेश्चन बन जाए जनवरी 2026 में, थोड़ा ध्यान रख के इसको पढ़िएगा। प्रमोट कर वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करता है कि सभी एम्प्लॉयज़ के वेल बीइंग को भला करना है, एम्प्लॉय का वेल बीइंग प्रमोट करना है, वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, जो भी हमारे अंडर काम करते हैं उनका भला करो, इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। इसका कोर एलिमेंट्स क्या है, एंटिटी को प्रिवेंट करना है चाइल्ड बॉन्डेड एंड एनी काइंड ऑफ इनवॉलंटरी लेबर, बाल मजदूरी नहीं करवाना है, कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं बनाना है। एंटिटी को रेस्पेक्ट करना है, क्या, डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉय के डिग्निटी को भी सम्मान देना है एज अ ह्यूमन बीइंग, और उसके फ्रीडम को, जो एम्प्लॉय हैं उनके फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। फिर एंटिटी को इंश्योर करना, इतना काम नहीं करवाना है कि बेचारे का वर्क लाइफ बैलेंस ही ना हो पाए, वो प्रॉपर काम भी कर पाए, रेस्ट भी कर पाए, अपने फैमिली को भी टाइम दे पाए, इस तरह का वर्क लाइफ बैलेंस हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो एंटिटी को इंश्योर करना होगा वर्क लाइफ बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ट्रेनिंग देना है, स्किल एंड करियर डेवलपमेंट हमें एंड ट्रेनिंग करवाना है एम्प्लॉयज़ का, उसको टाइमली पेमेंट करना है, वेजेस एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट करो, लिविंग वेजेस दो ताकि वो अपने ज़रूरत के चीज़ों को पूरा कर पाए। टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, लिविंग वेजेस दो जिससे वो ज़रूरत के चीज़ों को पूरा कर पाए। फिर क्रिएट करना है कंफर्टेबल वर्क प्लेस जो सेफ और हाइजीनिक, साफ़ सुथरा सुरक्षित कंफर्टेबल वर्क प्लेस देना है। ऐसा वर्क प्लेस बनाना है जो हरासमेंट फ्री हो, और जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है एम्प्लॉय से रिलेटेड, मान लीजिए ESI लॉ लगता, ESI से कंप्लाई करना है, प्रोविडेंट फंड से कंप्लाई करना है, तो वो सब कुछ से हमें वो जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं एम्प्लॉय को लेकर उन सब से कंप्लाई करना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको,
कि हमें एम्प्लॉय के वेलबींग को प्रमोट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एंटिटी जो है प्रिवेंट करेगा चाइल्ड मजदूरी, बच्चे बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर और कोई भी इनवॉलंटरी लेबर को रेस्पेक्ट करेगा, एम्प्लॉय को उसके फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करेगा, स्किल एंड करियर डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग करवाएगा, टाइमली पेमेंट करेगा एम्प्लॉयज़ को, इतना तो वेजेस देगा कि जिससे वो अपना ज़रूरत के चीज़ों को पूरा कर पाए, कंफर्टेबल सेफ है साफ़ सुथरा स्वच्छ कंफर्टेबल वर्क प्लेस देगा ताकि एम्प्लॉय को काम करने में अच्छा लगे, हैरेसमेंट फ्री वर्क प्लेस होगा और सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करेगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 4, रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। ये बात करता है स्टेक होल्डर्स, हमारे बिजनेस के जितने भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं रिलेटेड, उनको रेस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट करना है किसको? स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को। इसका कोर एलिमेंट्स क्या है? हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि हमारा ऑपरेशन क्या है, तभी तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे इंटरेस्टेड पार्टी कौन है हमारे बिजनेस के। उसके बाद ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना है, कोई भी हमारे बिजनेस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है पीपल और नेचर, लोग के ऊपर और पर्यावरण प्रकृति के ऊपर, उसका ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करना है। और जो भी हमारा बेनिफिट है उसको फेयरली शेयर करना है, किसके साथ? स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट का कोर एलिमेंट है। सबसे पहले डिटरमाइन करो कि हमारा बिजनेस का ऑपरेशन क्या है और आइडेंटिफाई करेंगे इंटरेस्टेड पार्टी कौन है। अगर हमारे बिजनेस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको बताओ, ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेट करो, ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करो, कम्युनिकेट करो स्टेक होल्डर के साथ कि क्या बिजनेस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट है ऑन पीपल एंड नेचर, और फेयरली शेयर करो कोई भी बेनिफिट्स को, किसके साथ? स्टेक होल्डर्स के साथ। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 जो कि बात करता है रेस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स को। कोर एलिमेंट क्या है इसका? हमें यहाँ पर ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट भी करना है, प्रमोट भी करना है। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग, हमें यानी अंडर एंटिटी को समझना होगा कि ह्यूमन राइट्स को समझना होगा और क्या तरीके हैं जिससे ह्यूमन राइट्स को वायोलेट किया जा सकता है। फिर एंटिटी जब डेवलप कर रही है मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको इंटीग्रेट करना है ह्यूमन राइट एलिमेंट्स को इनटू पॉलिसीज। उसके बाद जब बिजनेस जो है रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट कर रहा है ह्यूमन राइट्स, और बिजनेस को रिकॉग्नाइज और रेस्पेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स, सभी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स को। रेस्पेक्ट एंड प्रोमोट ह्यूमन राइट्स में क्या कोर एलिमेंट आते हैं? सबसे पहले समझो ह्यूमन राइट्स को और ये भी समझो कि किन तरीक़ों से इनको वायलेट किया जा सकता है। जब मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करो तो इस तरह से डेवलप करो कि उसमें इंटीग्रेट कर पाओ ह्यूमन राइट एलिमेंट को पॉलिसीज़ में, और रिकॉग्नाइज और रेस्पेक्ट करो सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स को। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड प्रिंसिपल नंबर 6, प्रोटेक्शन एंड रीस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये प्रिंसिपल 6 को डिस्क्राइब करने नहीं बोलेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब लाइन पे भी एक बार नज़र डालते हुए चलिएगा, कहीं भी आपको ऐसा लाइन मिल जाए कि एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक रिक्वायरमेंट या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सब ध्यान रखते हुए चलिएगा। केस स्टडी में ये सभी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर लाइन, तो आपको समझना होगा कि ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल नंबर के बारे में बात कर रहा है, उसका नाम लिखना होगा, उसका कोर एलिमेंट लिखना होगा। अब प्रिंसिपल 6 का जो कोर एलिमेंट है वो क्या कोर एलिमेंट है? सबसे पहले तो कंट्रीब्यूट करना है इंडिया के कमिटमेंट में, इंडिया के क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव में एंटिटी को कंट्रीब्यूट करना है, यूज़ करना है नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मैनर में, कंपेयर करना है अपने एक्टिविटीज़ को इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और असेस एंड रेक्टिफाई करते रहना है अपने पॉलिसीज़ को। इससे हम लोगों को एज एन एंटिटी हमें कंट्रीब्यूट करना है इंडिया के कमिटमेंट में। हाँ, हो सकता है केस स्टडी में ऐसा भी लिख दें कि क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एज पर इंडियाज़ कमिटमेंट। ध्यान रखिएगा इंडिया के कमिटमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रिंसिपल 6 की बात कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूट करना है इंडिया के कमिटमेंट में, नेचुरल और मानव निर्मित रिसोर्सेज का यूज़ करना है ऑप्टिमम मैनर में,
फिर कंपेयर करेंगे अपने एक्टिविटी को इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ और मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, इम्प्रूव करेंगे परफॉर्मेंस को। मेजर पहले करेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे और फिर असेस एंड रेक्टिफाई करेंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 7, जो कि बात करता है आपका इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। कोर एलिमेंट क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन आगे जाता है, कंट्रीब्यूट करेगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडवोकेसी में, उसके बाद इंडस्ट्री चैम्बर, ट्रेड ग्रुप सभी मिलके कलेक्टिव एसोसिएशन करके यूटिलाइज कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो पॉलिसी एडवोकेसी एंड फार्मूलेशन में। इंडस्ट्री चैम्बर, ट्रेड ग्रुप सब मिलके पॉलिसी एडवोकेसी फार्मूलेशन को, पॉलिसी को बना रहे हो। और जो पॉलिसी एडवोकेसी का रोल है वो इनकरेज करता हो फेयर कंपटीशन को। इसका कोर एलिमेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, कोर एलिमेंट है कि जब सभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट करें पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडवोकेसी में, इंडस्ट्री चैम्बर्स और ट्रेड ग्रुप सभी कलेक्टिव एसोसिएशन बना के कंट्रीब्यूट करें पॉलिसी एडवोकेसी एंड फार्मूलेशन में। और रोल जो है पॉलिसी एडवोकेसी का एनकरेज करता हो फेयर कंपटीशन को और प्रिवेंट करता हो ह्यूमन राइट एब्यूजेस को। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 8, ये आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कब, मई 25 के अटेम्प्ट में नहीं आने वाला है, जनवरी में तो नहीं आएगा, बस इसको समझ के चलिए। हाँ, एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में हम नहीं बोल रहे कि ना है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, इसमें आपका बात करता है ये, हमें यहाँ पर प्रमोट करना है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट को, प्रमोट करना है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट को। क्लोज पार्टिसिपेशन विथ कंट्रीब्यूशन फॉर बेटर लिवलीहुड एंड असिस्टेंस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। केस स्टडी में जब पूछा गया था मई 25 के अटेम्प्ट में, तो यही पूछा गया था मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, उसमें एक वर्ड लिखा था। हम लोग को यहाँ पर क्लोज पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन करना है फॉर बेटर लिवलीहुड, किसके लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए। यहाँ पर इस प्रिंसिपल का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनका भी ग्रोथ हो सके, उनका भी विकास हो सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, राम मंदिर। जब राम मंदिर बना था, हम लोग, ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग अयोध्या जाकर होकर आए हैं, तो वहाँ पर एक बंदा जो कि फुटपाथ में अपना दुकान लगाया था, उससे हम लोगों ने पूछा कि राम मंदिर बनने के बाद तो आप लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल रहा होगा, आप लोग का तो बहुत हेल्प हो रहा होगा। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं, पहले मेरा जो शॉप, मेरा खुद का अपना दुकान था, किसी एक बहुत ही अच्छे जगह पे बताया, लेकिन अब उससे वो दुकान, वहाँ से सरकार जो है उसका दुकान को तोड़ देती है, तो उसको फुटपाथ पे आना पड़ जाता है, प्लस उसके लिए उसको कोई फेयर कंपनसेशन भी नहीं मिलता। तो ये वही उसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। इस राम मंदिर के एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड एड्रेस करना है इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ ऑन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल, यानी कि हम जो काम करने जा रहे हैं, एक्टिविटी, मेरा जो काम है उसका क्या इम्पैक्ट है, किसके ऊपर, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, कितने लोग उससे अफेक्ट होंगे। जैसे कि सरकार जब राम मंदिर बनाने गई तो बहुत सारे गरीब लोगों का घर टूट गया, दुकान टूट गया, प्लस उसके लिए उसको फेयर कंपनसेशन भी नहीं मिला। तो यही यह बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले जो हमारा एक्टिविटी है उसे आइडेंटिफाई करो और एड्रेस करो, आइडेंटिफाई करो उन लोगों को जिसके ऊपर मेरे एक्टिविटी का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे एडवर्स इम्पैक्ट, क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और हम उस लोगों के लिए एक्शन प्लान बनाएंगे। लोग जो भी एडवर्स इम्पैक्ट है उसके लिए एक्शन प्लान बनाएंगे मिटिगेट करने के लिए। हाँ, सरकार एक चीज़ कर सकती थी कि उन लोगों को फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करे, जो कि एक्चुअल में, रियलिटी में नहीं की है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर बोला गया रिव्यू एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट को पहले रिव्यू करो, फिर एक्शन प्लान बनाओ कि उसको मिटाया जा सके, इस एडवर्स इम्पैक्ट को कम किया जा सके।
फिर इंश्योर करो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज डज नॉट हैपन। जैसे कि हम बता रहे थे, राम मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे गरीब लोगों का घर उजड़ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिस जगह पे उनका प्लेसमेंट था वहाँ से हट गया, तो वो ना हो, उसको इंश्योर करो। और यदि ये अनएवॉइडेबल है तो फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करो अफेक्टेड पीपल को। देखिए आ गया ना, प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन, एटलीस्ट इतना फेयरली कंपनसेशन दो कि उस गरीब के दिल से बदुआ ना निकले। फिर एंटिटीज सेल ब्रिंग क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाए जिससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को हेल्प हो पाए, और CSR एक्टिविटी करें, सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को रेस्पेक्ट दें। आशा करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब ये एक लास्ट प्रिंसिपल है, इसके बाद हम लोग इसके मेमोरी टेक्निक पे जाएंगे। तो जो 9 प्रिंसिपल है वो है प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर। हम लोग कस्टमर को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रिस्पॉन्सिबल मैनर पे, तो हमें यूजफुल प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्रिएट करना है इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, इन एक्सचेंज ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट। जब हम डिज़ाइन और मार्केट कर रहे हैं, इसका कोर एलिमेंट्स क्या है, हमें यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देना है कस्टमर को, रीजनेबल प्रॉफिट लेना है उसके बदले में। और इसका कोर एलिमेंट ये है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट नहीं करना है। किसको प्रिवेंट नहीं करना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस को और फेयर कंपटीशन को। एंटिटीज़ को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है, एडवर्स इम्पैक्ट टू यूजर्स, प्लानेट एंड सोसाइटी, PSU पे। इसका शॉर्ट फॉर्म आपका हो जा रहा है PSU पे, जो भी P फॉर प्लानेट, S फॉर सोसाइटी एंड U फॉर यूजर, कि जो भी हमारा इम्पैक्ट है PSU पे, एंटिटीज़ को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना है। एडवर्स इम्पैक्ट कि जो भी है यूजर्स, प्लानेट और सोसाइटी के ऊपर। उसके बाद NDT को रिड्यूस करना है, निगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करो, जो भी उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उससे जो भी निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करो। जब प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो वो मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग ना हो। जब कस्टमर के डाटा को हैंडल कर रहे हो तो राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करना, और कोशिश करना कि इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का यूनिवर्सल एक्सेस हो। और एंटिटी को ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड फीडबैक सिस्टम भी प्रोवाइड करना चाहिए। एंटिटी को कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि सेफ वेज क्या है, यूसेज का कैसे यूज़ करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, और डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट का। फिर से बताते हैं दोस्तों, यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करना है कस्टमर को। कैसे प्रोवाइड करेंगे, जब हम डिज़ाइन कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट का, तो हमें प्रिवेंट नहीं करना है फ्रीडम ऑफ चॉइस को एंड फेयर कॉम्पिटिशन को। ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना है एडवर्स इम्पैक्ट को, रिड्यूस करना है निगेटिव इम्पैक्ट को। जब एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट को तो वो कंफ्यूजिंग ना हो। कस्टमर के डेटा को हैंडल कर रहे हैं तो राइट टू प्राइवेसी मेंटेन हो। इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का यूनिवर्सल एक्सेस इनेबल हो, और ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड फीडबैक सिस्टम हो। इन्फॉर्म करो कस्टमर्स को सेफ वेज ऑफ यूसेज के बारे में। अब बात करते हैं मेमोरी टेक्निक क्या है इन 9 प्रिंसिपल्स को याद रखने का। सबसे पहले ईट करना है, हमें खाना खाना है। ईट इज़ फॉर एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। पहला क्या खाएंगे, गुड्स को। गुड्स एंड जो सेकंड प्रिंसिपल था वो बात करता है सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को ईट करेंगे। सबसे पहले अपना पेट भर लिए, खाना खा लिए, उसके बाद हम किसका भला करेंगे, भला करेंगे एम्प्लॉयज़ का। याद रखिएगा, भला करने के लिस्ट में सबसे ऊपर प्रायोरिटी में कौन आता है, एम्प्लॉयज़ का भला कर दिए, उसके बाद स्टेक होल्डर्स, उसके बाद ह्यूमन राइट्स। एम्प्लॉय का भला कर दिए, फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको रेस्पेक्ट कर लिए, और उसके बाद ह्यूमन राइट्स का भला करेंगे। और जब ये तीनों काम कर लेंगे, जब इन तीनों लोगों का भला कर लेंगे, तब पर्यावरण के बारे में सोचेंगे। क्या करेंगे, खाना खाएंगे, ईट करेंगे, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल नंबर 1। उसके बाद ईट करेंगे किस चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज को, खाना को और सेवा को। तो ईट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, खाना खा लेंगे, सेवा ले लेंगे, उससे मेरा पेट भर जाएगा। उसके बाद किसका भला, जब अपना पेट भर जाए तब भला करने निकलेंगे। किसका भला करेंगे, एम्प्लॉयज़ का भला करेंगे। एम्प्लॉयज़ जो है 3 नंबर प्रिंसिपल में आता है। फिर स्टेक होल्डर्स का भला करेंगे, और फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचेंगे। ह्यूमन राइट्स का भला करेंगे, स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स का भला करेंगे। उसके बाद
अब भलाई भी कर रही है लोगों का। जब इन तीनों का भला कर लिए तब अब बात करेंगे, तब सोचेंगे पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण के बारे में सोचेंगे। पर्यावरण जो है 6 नंबर पे आता है, रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तब क्या होगा, सिर्फ सोचने से थोड़ी चलेगा, उसके लिए हमको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। पर्यावरण के बारे में जब हम सोचेंगे तो सोचने से काम थोड़ी होगा, पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा, ताकि इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, सबका साथ और सबका विकास हो सके। और लास्ट में कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना है, लास्ट में कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना है। फिर से दोस्तों, सबसे पहले ईट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, खाना खा लेंगे, सेवा ले लेंगे, भला करेंगे एम्प्लॉइज़ का, स्टेक होल्डर्स का, ह्यूमन राइट्स का, इन तीनों का भला कर लेंगे। उसके बाद पर्यावरण के बारे में सोचेंगे। पर्यावरण के बारे में सिर्फ सोचने से थोड़ी चलेगा, सोचने के बाद हमें पॉलिसी बनाना होगा। क्या करना है, पर्यावरण के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। पर्यावरण के बारे में सोच लिए, सिर्फ सोचने से थोड़ी चलेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आप लोग भी बोलिए, जब पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं तो सोचने से नहीं होगा, पॉलिसी बनाना होगा। और पॉलिसी ऐसा बनाएंगे कि सबका साथ और सबका विकास हो सके। और लास्ट में कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। 1 मोर टाइम रिपीट, आप लोग भी बोलिए। सबसे पहले ईट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, खाना खा लेंगे, सेवा ले लेंगे, फिर भलाई करने निकलेंगे। भला किसका करेंगे, एम्प्लॉइज़ का। एम्प्लॉइज सबसे पहले अपने मेरे अंडर में जो काम वाले लोग हैं, हमारे लिए जो काम करते हैं, उसका भला करेंगे। उसके बाद स्टेक होल्डर्स का भला करेंगे, फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचेंगे। जब इन सब का भलाई हो गया तब पर्यावरण के बारे में सोचेंगे। पर्यावरण के बारे में जब हम पर्यावरण के बारे में जब सोच लिए तो फिर पॉलिसी बनाएंगे। क्योंकि पर्यावरण के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा। पॉलिसी बना लिए, ऐसा पॉलिसी बनाएंगे कि इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबका साथ एंड सबका विकास हो। और लास्ट में कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अब लास्ट में दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियोस है आप लोगों के लिए। आप लोग पहले ये वीडियोस पूरा देख लीजिएगा। हम जानते हैं कि ऑडिट को याद रखना बहुत ही टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को कोशिश करना है। बाद में ऐसा निराश नहीं होना है कि काश ये कर लिए होते। ये काश वर्ड को अपने जीवन में नहीं आने देना है दोस्तों, एकदम कोशिश करते रहना है। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।